जब इमरान खान साहब ने तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी तो उसके पीछे कार फरमा जो जज्बा था वो यही था कि इस स्टेटस को तोड़ना है, इस सिस्टम में जो एक मौरूसी विरासती सियासत जो आ गई है इसको हमने तोड़ना है। अब कमिश्नर की बात की है, अपने कमिश्नर रावलपिंडी की बात, तो उसके बारे में भी तो कई बातें खुलकर सामने आ रही हैं ना कि उसे कैसे विन ओवर किया गया, कैसे मैनूवरिंग की गई, किस तरह फिर यदि आप देखें ना इंतखाबात के एक हफ्ते बाद उनका ज़मीर जाग रहा है। वो अगर इतने ही वो थे बाज़मीर शख्सियत थे तो जब वो रिगिंग का पहले तो रिगिंग करते ही ना उसी वक्त इनकार कर देते कि मैंने ये काम नहीं करना, कि किसी ने बाकायदा एक मनसूबाबंदी करके जो है ना इज्तिमाई तौर पर किसी को आगे लाने और किसी को पीछे धकेलने के लिए कि कोई मनसूबाबंदी की है। तो मेरा ख्याल है फिर हमें 2018 के जो इंतखाबात है फिर उसकी तरफ भी जाना पड़ेगा कि वहाँ क्या हुआ था। तो इसी तरह फजलुर रहमान साहब जो है वो जाहिर है वो अगर क्लेम कर रहे हैं अपनी यानी कि उन्हें नाकाम करवाया गया तो वो क्लेम उनका किसके खिलाफ है? वहाँ मुस्लिम लीग नून तो नहीं थी ना। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिसने हर हुकूमत की बहार देखी, जिसमें इमरान खान की हुकूमत की बात करें, बिलावल भुट्टो तो अभी आए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें या नवाज शरीफ की हुकूमत की बात करें, सब हुकूमत को बाखूबी जानते हैं। और उनसे जाने के मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट सईद आसिफ साहब। जानते हैं कि पीटीआई को अब जो शिकस्त दी थी लेकिन आवाम ने बहुत वोट किए उनको, लेकिन खान साहब अभी तक जेल में है, पीडीएम पार्ट 2 भी बन गई है। हुकूमत किसकी है, क्या लगता है कि ऐसी हुकूमत चलती रहेगी? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने एक सवाल में कोई ढेरों सवाल कर दिए हैं, तो इसका बारी बारी में इंशाल्लाह करता हूँ, आपको इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त आपने कहा कि वो पीडीएम 2 की फॉर्मेशन हो रही है हुकूमत की, वो तो वाकई पीडीएम 2 को ऐसा सच अगर मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल होते, जिसके लिए एफर्ट तो कर रहे हैं, ये अभी तक भी एफर्ट जारी है, तो अगर वो शामिल होते तो फिर तो हम इसको पीडीएम 2 कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि जो मामला है अब इनके पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान है ये मामला, और ऑलमोस्ट सेटल हो चुके हैं। ये फॉर्मेशन जो हुकूमत की होनी है उसमें सारे जो आइनी मुनासब हैं वो भी तय कर लिए इन्होंने, जो इंतज़ामी ओहदे हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर है उसका भी मामला तय हो चुका हुआ है, सदर का मामला भी तय हो चुका हुआ है इन दो पार्टियों के दरमियान। अब अभी ये इनमें जो थोड़ा बहुत अभी खींचातानी होनी है वो एमक्यूएम की तरफ से होगी, क्योंकि एमक्यूएम जो है ना वो विड्रा करने को तैयार नहीं सिंध की गवर्नरशिप। तो इन्होंने जो सेटलमेंट आपस में की है उसके मुताबिक गवर्नरशिप जो है सिंध की वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में इन्होंने दी हुई है। तो यहाँ पंजाब की गवर्नरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी अपने पास रख रही है। इस तरह जो फ्रंटियर की गवर्नरशिप है वो भी मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं ये, और बलूचिस्तान की भी मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं ये। तो इसमें अब ज़ाहिर है इनके लिए आजमाइश होगी। अगर इस इत्तेहाद को जो एक किस्म के जिसके बारे में ये कहते हैं कि वसी तर कौमी मुफाद भी इन्होंने किया है, इसको अगर इन्होंने कंटिन्यू करना है, आगे चलाना है और हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर इन्हें एक दूसरे के साथ मुफाहमत इस तरह करना होगी कि कुछ लो और कुछ दो वाला जो एक फार्मूला है वो ज़रूर सामने रखेंगे। तो उसमें इग्नोर कर नहीं सकते ये एमक्यूएम को। सिंध की गवर्नरशिप जो है वो इन्हें बाहर सूरत एमक्यूएम को देना पड़ेगी। तो ये आगे आगे देखें क्या तस्वीर बनती है। अभी 1-2 दिन की बात है, मेरे ख्याल है ये जो फैसला किया है इन्होंने, शायद मंडे को कौमी असम्बली का इजलास कॉल कर रहे हैं ये, तो उसमें सारी जो भी सिचुएशन होगी वो सामने आ जाएगी। तो अभी आपने बात की इमरान खान साहब की सियासत की, तो ये मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ एक अलमिया रहा है उनकी सियासत में, कि वो जो सियासत में एक होता है ना कि कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपने जो अच्छे बुरे जो भी असूल उन्होंने बनाए थे वो उस पर उन्होंने स्ट्रिक्टली कायम रहने की कोशिश की, और अभी तक भी वो उसी अपने फलसफे पर कारबंद नजर आते हैं। तो इस तरह जो है ना हुकूमत के मामलात वो आगे, अगर किसी ने हुकूमत
की इक़्तिदार की सियासत करनी है तो फिर अंडरस्टैंडिंग मुफाहमत जो है वो उसको सामने रखना पड़ेगा उन्हें। लेकिन इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक एजिटेटर के तौर पर उनकी इंडक्शन हुई थी सियासत में और आप देख लीजिए थ्रू आउट जब वो 96 में उन्होंने पार्टी बनाई थी तहरीक इंसाफ, तो उस वक्त भी एक जज्बा यही था कि कोई तब्दीली लानी है, एक यानी अवाम को एक जो है स्टेटस को वाली जो पोजीशन है सियासत में कि चंद ही पार्टियां हैं, चंद ही क़यादतें हैं, वही विरासती सियासत चल रही है, उन्हीं का इक़्तिदार होता है, बारियां लगी हुई हैं, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है, फिर उनकी औलादें आ जाती हैं। तो ये एक अच्छा जज्बा था। जब इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी तो उसके पीछे कार फरमा जो जज्बा था वो यही था कि इस स्टेटस को तोड़ना है, इस सिस्टम में जो एक मौरूसी विरासती सियासत जो आ गई है इसको हमने तोड़ना है। तो इसमें अब देखिए पीटीआई जो है यानी कि पहले दो इंतखाबात में तो उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई सिवाय इमरान खान की एक सीट के, कुछ हासिल नहीं, हाथ पल्ले कुछ नहीं। लेकिन आपकी बात मैं रोक रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि इमरान खान के हक में लोग निकले थे बाहर, लोगों ने वोटिंग की और खुद रावलपिंडी के जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने जाली जो वोटिंग लीड थी वो बनाई 70 हज़ार की, फिर भी हुकूमत जो है वो नून के हिस्से जा रही है, पीपल्स पार्टी के हिस्से जा रही है। ये इमरान खान के साथ ज्यादती नहीं है? ये बातें तो सेटल होने वाली है। अभी ये तो सारे इल्ज़ामात की हद तक हम कह सकते हैं ना। अब कमिश्नर की बात की है, अपने कमिश्नर रावलपिंडी की बात, तो उसके बारे में भी तो कई बातें खुलकर सामने आ रही हैं ना कि उसे कैसे विन ओवर किया गया, कैसे मनूवरिंग की गई, किस तरह फिर यदि आप देखें ना इंतखाबात के एक हफ्ते बाद उनका ज़मीर जाग रहा है। वो अगर इतने ही वो थे बाज़मीर शख्सियत थे तो जब वो रिगिंग का पहले तो रिगिंग करते ही ना उसी वक्त इनकार कर देते कि मैंने ये काम नहीं करना, और कईयों ने किया, कई रिटर्निंग अफसरों ने ये काम किया भी है, उन्होंने इनकार किया था कि हम ये काम नहीं करेंगे। अगर वो इतने बाज़मीर थे तो वो उसी वक्त हाथ रोक लेते अपना और कौम को बता देते कि जी मुझ पर ये प्रेशर है। एक हफ्ते बाद उन्होंने यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो सारा कच्चा चटा और फिर चीफ जस्टिस पर मलबा डाला। क्या किरदार है चीफ जस्टिस का पूरे इलेक्शन प्रोसेस में? वो चीफ जस्टिस ने खुद भी फिर बाद में किसी अखबार में ने उनसे पूछा था तो उन्होंने क्लियर किया था कि ये बताएं कि अदलिया का ये चीफ जस्टिस का इसमें कहाँ कंट्रीब्यूशन आती है? क्या चीफ जस्टिस ने कोई डायरेक्शन दी? वो इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस ने तो सिर्फ एश्योर किया था कि आपने इलेक्शन जो है ना वो बर वक्त कराने हैं। ठीक है, ये आपने ये बात की, मैं अभी आपकी बात काट रही हूँ। मुझे ये बताएं, आरओ के ऑफिस जाते हैं जो पार्टीज मेंबर्स हैं, वो बेचारों जिन्होंने इतने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, वो जाके रिक्वेस्ट करते हैं, कोई आरओ मिलता नहीं है, कोई उनकी बात सुनता नहीं है। अगर वो जाते भी एहतजाज करते हैं तो पुलिस की इतनी हैवी भर्ती वहाँ मौजूद होती है लोगों को गिरफ्तार करने की, एक खौफ बुलाया हुआ। ये कहाँ का कानून? इसके बावजूद आप कह रहे कि जाते नहीं, ये फॉर्म 45 जिसका चर्चा है ये कहाँ से हासिल किया उन्होंने? ये आरओ से ही लिए ना। अगर वो जा नहीं रहे तो ये फॉर्म कहाँ से आ गए उनके पास? ठीक है ना। तो ये सारा एक समझिए आप एक प्रोपेगेंडा है, एक सियासत है, सियासत की गई इस इशू पर। यकीनन इंतखाबी धांधलियाँ जो है ये हमारे सियासी इंतखाबी कल्चर का हिस्सा है। कोई भी इंतखाब जो है इस इल्ज़ाम से बच नहीं सका, और होते हैं, यानी हम ये नहीं कहते वो इनफरादी सतह पर भी होती है, लेकिन कलेक्टिवली अगर कोई आप कहें कि किसी ने बाकायदा एक मनसूबाबंदी करके जो है ना इज्तिमाई तौर पर किसी को आगे लाने और किसी को पीछे धकेलने के लिए कि कोई मनसूबाबंदी की है, तो मेरा ख्याल है फिर हमें 2018 के जो इंतखाबात है फिर उसकी तरफ भी जाना पड़ेगा कि वहाँ क्या हुआ था। ठीक है ना। ये बातें तो ज़ाहिर है अब चलती रहेंगी। अब बात ये है कि आगे हमने इस सिस्टम को आगे कैसे लेकर जाना है। ठीक है ना। ये इल्ज़ाम फोरम मौजूद है, मजाज फोरम मौजूद है, जिनको शिकायत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ पीटीआई के तो नहीं है, इनके मुस्लिम लीग नून के कितने कदावर लोग जो है वो पीछे हुए हैं कि कितनों को शिकस्त हुई है। तो इसी तरह फजलुर रहमान साहब जो है वो ज़ाहिर है वो अगर क्लेम कर रहे हैं अपनी यानी कि उन्हें नाकाम करवाया गया, तो वो क्लेम उनका किसके खिलाफ है? वहाँ मुस्लिम लीग नून तो नहीं थी ना,
वहाँ तो सारे वो पीटीआई वाले जीते हैं ना उनके अगेंस्ट, ये केपीके में खास तौर पे वहाँ तो सारे पीटीआई वाले जीते हैं। तो फिर आप यदि कि एक तरफ पीटीआई ये कहे कि हमें हरवाया गया, तो फिर दूसरी तरफ उस हकीकत को भी तस्लीम करे फिर कि वहाँ पीटीआई को जितवाया गया, जिस तरह फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छा मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब का बाईरंगी इलेक्शन हो गए, पीटीएम पार्ट 2 भी बन गई, सब कुछ हो गया। मुझे ये बताएं कि जब उनकी खुला का ये अभी मामला जो चल रहा है बीबी बुशरा के साथ, जो उन्होंने निकाह किया, उसकी सज़ा उन्होंने उनको 10 साल दी, इनके 14 साल दी, लेकिन गद्दारी की सज़ा जो थी वो 10 साल थी। ये कहाँ का कानून है कि गद्दारी की सज़ा तो सज़ाए मौत होनी चाहिए थी मुल्क के साथ। अब देखिए उसमें ये जो आइन और कानून की जो शिकी होती है ना, उसमें क्वेश्चन होता है। सज़ाए मौत जो है वो हरफ़े आखिर नहीं होती, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिखा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट जो है ना वो हो सकती है, उसमें उम्र कैद भी होती है, वो ऑप्शन होती है उसमें, ठीक है। तो ये अदालत की जवाबदीद पर है कि उसने कौन सी सज़ा, अदालत की दानिश में कौन सी सज़ा सूटेबल हो सकती है, यानी कैपिटल पनिशमेंट सूटेबल होगी या कैद की जो सज़ा। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। मिन के उनका निकाह सबसे बड़ा जुर्म है, गद्दारी से बड़ा, ठीक है। खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता है खान साहब के साथ ये जो किया जा रहा है, खान साहब की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जो आवाम कहती है, हम नहीं कह रहे, आवाम का ये कहना है कि खान साहब को दबाया जा रहा है, और अब तो सब कुछ क्लियर हो गया, खान साहब को छोड़ देना चाहिए अब तो। अब सब बात ये है कि सियासत अपनी जगह पे और कानून और आइन की अमलदारी अपनी जगह पे। अगर किसी सियासतदान ने कोई जुर्म किया है और वो साबित हो जाता है वो जुर्म, तो आप क्या उस जुर्म को भी सियासत के खाते में डालेंगी कि ये उनके साथ ज्यादती हो रही? अगर वाकई ही जुर्म किया हुआ है, जिस तरह कई मुकदमात हैं ऐसे, मसलन ये फॉरेन फंडिंग केस का जो है, इसी तरह वो जो ट्रस्ट, वो अलकादा ट्रस्ट क्या था, उसका केस है, उनके अगर बाकायदा इनके पास सबूत मौजूद हो, वो साबित हो जाए कि ये वाकई एम्बेजलमेंट भी हुई है, फोर्जरी भी हुई है, और उसके तहत जो मुतकाजी है कानून की जो शिक और जो दफ़ा वो लागू होती है, तो फिर वो उसको आप कहें कि ये इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तो एक हमारा एक सियासी कल्चर है। मैं ये नहीं कहता कि कोई यानी कि कोई भी सियासतदान जो है उसका दामन पाक साफ है, हाथ सबके लिथड़े हुए हाथ इस गंद में। ये जो हमारा करप्शन कल्चर जो है ना, ये हमारी इस सियासी एलीट जो है इसी का फैलाया हुआ है, और इनकी ये ज़ाहिर यही होता है ना कि इसके लिए ये इक़्तिदार में आने की कोशिश करते हैं कि हम पावर में आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समेटेंगे, और आगे का रास्ता फिर ये आगे की फ्यूचर की मनसूबाबंदी करके बैठे होते हैं, अपनी आल औलाद और 7 पुश्तों तक को संवारने की। ये जो मरूसी सियासत की मैंने बात की, इसके पीछे भी यही जज्बा होता है ना कि हम पूरी अपनी 7 नस्लों को संवार जाए इस सियासत से फ़ायदा उठा के। तो इसमें मैं नहीं कहता कि कोई पाक साफ है। और इमरान खान साहब जिस तरह उन्होंने एक दावे किए थे सियासत में इनकलाब के और तब्दीली के नारे लगा के, और इस तरह के उन्होंने कोई यानी कि उनके हाथ करप्शन में रंगे हुए नहीं है, लेकिन अगर ये सारे मामलात जो मेन जो 5-7 केसेस हैं उनमें यही एजिटेट हुए हैं इख्तियारात से तजावज़ करने के, फिर कानून के नाजायज़ इस्तेमाल के, फिर गैर कानूनी इक़दामात के। अब देखें ना, फॉरेन फंडिंग जो है उसमें कंट्रीज़ की एक होती है कि कोई मुल्क जो है ना किसी पार्टी को वो फंडिंग नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इन्होंने अगर इसराइल से भी फंडिंग ली हुई है, इंडिया से भी बतौर मुल्क उन्होंने फंडिंग की हुई, तो ये तो हमारे पाकिस्तान के कवानीन के तहत जुर्म है ना। तो इसको हम उसको यानी कि सियासत की आड़ में हम इससे भी बाहर निकल जाए, बच जाए, तो ये मामला जो है ना ये इस तरह नहीं चलते। कौम भी चाहती है कि जो सियासतदान है ये अकल से काम ले, ये एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाए। आपके जो आपस के इख्तलाफात हैं, जो नज़रियाती एक इख्तलाफ होता है, सोच में होता है, आपके पास मौजूद है, एक मुंतखब फोरम मौजूद है, असम्बली का फोरम, ठीक है ना। मुंतखब जो है वहाँ बैठे अपने मामलात भी आप वहाँ सेटल करें, और कौम को रिलीफ देने के जो इक़दाम हैं उनका भी सोचिए आप। इसके बगैर ये सिस्टम आगे चलने वाला नहीं है।
बहुत अच्छी बात की सईद साहब ने कि सारे सिस्टम के हवाले से बताया, कि सारी हुकूमत के हवाले में बताया, सब पीटीआई के हो या पीपल्स पार्टी हो, हम एक ही बात कहते हैं जो खान साहब कहते थे, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हम दुआ करते हैं कि मुल्क तरक्की करे, जो भी आए मुल्क के लिए काम करें। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।